हेलो फ्रेंड्स एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज टुडेस लेक्चर इज थर्ड लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। तो हम लोगों ने देखा था कि लेक्चर 1 में हम लोगों ने बहुत ब्रीफली हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। लेक्चर 1 में हम लोगों ने डिस्कशन किया था इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड जो केमिकल काइनेटिक्स था उसके बारे में डिस्कशन किया था। एंड देन हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में लेक्चर 2 में हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कशन किया, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया कि भाई एक रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। जितने भी जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो जो बच्चे अभी तक ये दोनों लेक्चर नहीं देखे होंगे तो वो प्लीज़ आप जाकर यूट्यूब पे सर्च करो केमिकल काइनेटिक्स बाय एटॉमिक माइंड्स, तो आपको ये सारे लेक्चर आपको अवेलेबल है। क्लियर है। तो हम लोगों ने तो बहुत डिटेल में देख लिया गाइस क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो आज का जो लेक्चर नंबर 3 है केमिकल काइनेटिक्स का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, इसको कौन कौन सा जो फैक्टर्स है वो इसको अफेक्ट करता है। क्लियर है। तो चलो हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को जो अफेक्ट करता है। फर्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, विल डिस्कस इन डिटेल्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सेकेंड, प्लीज़ आप साथ के साथ नोट डाउन करते चलो क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन या ऐसे भी जो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं IIT JEE और नीट में वो पूछे जाते हैं। क्लियर है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हो गया, देन टेम्परेचर, एंड थर्ड वन इज द नेचर ऑफ reactant and products. Clear है। And then here is the fourth one, surface area of solid reactants. So we'll discuss कैसे इफेक्ट करता है। And then fifth one is the इन्फ्लुएंस ऑफ कैटालिस्ट। क्लियर है। तो ये जो फिफ्थ जो फैक्टर है गाइस, तो ये फिफ्थ फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन है जो केमिकल रिएक्शन में होता है उसको अफेक्ट करते हैं, क्योंकि इनके इफेक्ट की वजह से या तो केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है वो बढ़ सकता है और घट भी सकता है कहीं कहीं। तो हम लोग सारे डिटेल्स भी देखेंगे। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई ये तो सारे जो फैक्टर्स है ये किसको कंट्रोल करता है या किसको अफेक्ट करता है, या अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। क्लियर है। तो चलो हम लोग 1 by 1 देखते हैं कि भाई कैसे कैसे। तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लें एंड देन विल सी 1 by 1 इन डिटेल्स कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है वो अफेक्ट करता है एक रेट ऑफ रिएक्शन को, एक स्पीड ऑफ रिएक्शन को। क्लियर है ना। तो चलो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे सॉरी मैंने इसे भी डिलीट कर दिया। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ROR मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। तो फर्स्ट वन विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मीन्स क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या है, दिस इज द बीकर, यहाँ पे एक
जैसे एक रिएक्टेंट ए है और यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन है, तो हम कंडीशन पे नहीं जा रहे हैं कि मतलब फॉर प्रोसीडिंग द रिएक्शन क्या क्या चाहिए, हम जस्ट ये देखना चाह रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन का कैसे इफेक्ट होता है। अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे 1 लीटर वाटर है और यहाँ पे मान के चलो ये जो ए का क्वांटिटी है 2 मोल है, क्लियर है। तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन हुआ कितना हुआ गाइज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू 2 मोल पर लीटर, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ा सकता है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहीं पे 2 मोल की जगह पे मैं यहाँ पे अलग से 2 मोल और डाल दिया, यहाँ पे प्लस ए 2 मोल मोर, क्लियर है। तो यहाँ पे अब जो हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना हुआ गाइज, यहाँ पे हो गया न्यू कॉन्सेंट्रेशन 4 मोल पर लीटर, क्लियर है। मीन्स व्हाट, यही हुआ कि जो बीकर तो सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो जैसे ही हमने क्वांटिटी बढ़ाया, जैसे ही हमने क्वांटिटी इन द सेंस जैसे ही हमने कंसंट्रेशन बढ़ाया ए का, तो अब क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ ए क्या हो गया, इन्हांस हो चुका है, मीन्स इंक्रीज कर चुका है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज कर सके और यहाँ पे एक कंडीशन और दे दिया, अगर यहाँ पे मैं मान लूँ एक कंडीशन इज गिवन, ऐड गया क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये कंडीशन है। तो जब ऐसा कंडीशन डिफाइन हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है गाइज वो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर है। तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लें, यहाँ पे है। अब इसको आप वर्डिक फॉर्म में आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे ही हमने कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, देन ROR विल इंक्रीज at what, at constant टेम्परेचर। गाइस यहीं से कंपटीशन का जो क्वेश्चन है बनता है, क्योंकि ये तो सारे लोगों को मालूम है, बट जो बच्चे लोग जो छोड़ते हैं इस पॉइंट को छोड़ते हैं, अब यहीं से ये जो कंडीशन को भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग फर्दर पढ़ेंगे डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या कंडीशन होता है, क्लियर है ना। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इफ वी विल इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स for a particular chemical reaction, then rate of reaction will be increased, क्लियर है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब चलो, तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर ले। अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 इज व्हाट, सेकेंड पॉइंट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर को समझते हैं। जनरली ये देखा गया है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं एक पर्टिकुलर कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है गाइस, वहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। और अगर हम टेम्परेचर को घटाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, घट जाता है। ये आइदर इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, दोनों के लिए सही है। अब यहाँ पे क्या है, आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक से आप कन्फ्यूज मत होना। थर्मिक से कन्फ्यूजन मत होना कि सर ये तो एनर्जी हीट रिलीज करता है, तो इसको टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये हीट एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद जो मीन्स जो हीट एब्जॉर्ब करता है उसके बाद ये क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब के बाद मतलब वो रिएक्शन को स्टार्ट करता है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन, क्लियर है, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, मीन्स इट विल बी इंक्रीज और डिक्रीज, क्लियर है। रिएक्शन
का जो नेचर है वो हो रहा है। बट अगर फॉर एग्जांपल दिस यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मीन्स ए इज गिविंग मी एंड इफ इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो RO है, मान लो हम लोग कि यहाँ पे आ रहा है 6 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बट जैसे ही हम लोगों ने टेम्परेचर को बढ़ाया, कहाँ कर दिया 150 डिग्री सेल्सियस, देन क्या हो गया RO यहाँ पे हो गया फॉर एग्जांपल 10 मोल, क्लियर है। तो मैंने कहने का मतलब ये है, जो रिएक्शन का जो नेचर है वो तो सेम रहेगा, उसमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। हम लोग कहाँ कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, क्लियर है। तो यही है इसका जो सेंस है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो ये है, क्लियर है। अब चलो हम इसको अपने लाइफ से कनेक्ट करते हैं। जैसे हमारा जो खाना है, आपने देखा होगा कि गर्मी के टाइम में जो समर डेज होते हैं तो बहुत सारे खाने अगर जो फूड है वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे सुबह का जो फूड है वो शाम तक ख़राब हो जाता है, तो इसलिए वो क्या हो रहा है, वो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर जो हो रहा है तो जो फूड क्वालिटी में जो डिग्रेडेशन हो रहा है, वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही समर डेज में टेम्परेचर इंक्रीज करा तो रिएक्शन बहुत और ज़्यादा स्पीडअप हो जा रहा है। मीन्स जो फूड डिग्रेडेशन जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो जल्दी हो रहा है। इसीलिए हम उसको कहाँ पे रखते हैं, हम फ्रिज में रखते हैं, उसको हम कहाँ पे रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ताकि उसका टेम्परेचर लो हो और वो जो केमिकल रिएक्शन जो फूड का डिग्रेडेशन का जो हो रहा है, फूड क्वालिटी डिग्रेडेशन का जो रिएक्शन जो रिस्पॉन्सिबल है वो स्लो हो जाए, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाओ, तो जनरली ये क्या देखा गया, तो चलो हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट को देख लेते हैं। तो जनरली ROR increases with increase in temperature and decreases with decrease in temperature, क्लियर है। और ये एंड it's followed by both, not only for endothermic reaction, either it is exothermic or endothermic, valid for both, क्लियर है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, क्लियर है ना। एंड देन थर्ड वन, अगर गाइस अगर मैं मानता हूँ होमोजीनियस रिएक्शन, होमोजीनियस रिएक्शन क्या होता है, होमोजीनियस रिएक्शन वो होता है जिसमें जो रिएक्टेंट का जो फेज होता है वो आपस में सेम होता है और जो प्रोडक्ट भी जो बनता है वो भी सेम होता है। मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर ए अगर गैसियस फेज में है और बी भी गैसियस फेज में है और ये हमें क्या दे रहा है, सी दे रहा है, तो तीनों का जो फिजिकल स्टेट है क्या है, गैस गैस गैस, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस रिएक्शन। मीन्स हम गैस को से क्या बना रहे हैं, हम गैस ही बना रहे हैं। समझ में आया क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? तो यही है। तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द होमोजीनियस रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो ROR है, ये जो ROR है वो डबल हो जाता है। कब? डबल्ड व्हेन राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री। मतलब जैसे ही हम 10 डिग्री से टेम्परेचर को राइज करेंगे तो इसका जो अगर ये होमोजीनियस रिएक्शन है तो वहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो गाइस एक्सेप्शन हर जगह है, तो बट ये जनरल केसेस का हम लोग बातें कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलो अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट इज द नेचर ऑफ reactants and nature of
प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि वही नेचर मीन्स क्या है कि इस दुनिया में, मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाई इस दुनिया में चाहे कोई भी रिएक्शन है जो फिजिबल है, अगर वो स्टेबिलिटी गेन करता है तो वो बहुत जल्दी फिजिबल है। क्लियर है, उसको समझते हैं गाइस। यहाँ पे नेचर मैंने पहले भी बताया था आपको। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मेरा रिएक्टेंट अगर अनस्टेबल होगा तो ये क्या करना चाहेगा, ये तुरंत चाहेगा कि भाई रिएक्शन करके हम स्टेबल हो जाए। क्लियर है, स्टेबल हो जाए। तो मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, स्टेबल कब होगा, जब वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे बातें करूँ, अगर रिएक्टेंट ऑलरेडी इट सेल्फ अनस्टेबल है, सॉरी रिएक्टेंट इट सेल्फ स्टेबल है, तो हमें यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाना है, तो इस कंडीशन में क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारी रिक्वायरमेंट है तो हमें तो बनाना ही पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट जो स्टेबल है, तो आप सोचो कि स्टेबल को पहले हमें अनस्टेबल करना है, देन इट विल गो फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, आर स्लो होगा, रिएक्शन होगा बट स्लो होगा, वहाँ पे डिफरेंट कंडीशन होंगे। क्लियर है। तो इस केस में अगर हम एग्जाम्पल ले, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल ले लो आयोनिक कंपाउंड कि आपका जो रिएक्टेंट है जैसे NaCl प्लस AgNO3 है। अब यहाँ पे देखो, जब ये ब्रेक होगा तो गैस क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस, यानी यहाँ पे Ag प्लस NO3 माइनस। क्लियर है। तो अब इस कंडीशन में देखो कि यहाँ पे आयन इटसेल्फ है, यहाँ भी आयन इटसेल्फ है, कटायन एनायन का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या है, अनायन इज इटसेल्फ ऑफ वेरी अनस्टेबल। तो क्या चाहेगा, वो चाहेगा तुरंत कि हम किसी भी तरह तुरंत रिएक्शन करके हम कहाँ पे बने, हम स्टेबल बन जाए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनाएगा AgCl प्लस NaNO3। क्लियर है। तो जितने भी जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनका ROR बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। तो क्लियर है कि कैसे इस पे नेचर पे डिपेंड किया। अब यहाँ पे आप देख लो, सेकेंड वन इज द जैसे इस केस में कोवैलेंट कंपाउंड। तो कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, दोनों जनरली क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं। क्लियर है। मैंने किसी के पास जो ऑक्टेट होता है, अगर उस सेंस में बातें करें तो किसी के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, एक कंपाउंड के अंदर जितने भी जो एलिमेंट का है तो उनके, ठीक है ना। तो उस केस में अब देखो यहाँ कोवैलेंट कंपाउंड है, तो कोवैलेंट कंपाउंड के केस में क्या होगा गाइस, कोवैलेंट कंपाउंड में के केस में क्या होगा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, CO प्लस O2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें पहले ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। क्लियर है। देन इट विल कन्वर्ट इनटू CO2। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। क्लियर है। तो आप यहाँ पे देख लो, अगर ऐसे कर दो तो मेरा यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कंप्लीट है। तो इस तरह से क्या होता है, जितने भी जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं गाइस, वो क्या होता है, उनका ROR बहुत स्लो होता है, क्योंकि पहले हमें बॉन्ड ब्रेक करना है। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद फिर वो क्या करेगा, वो फिर तब वहाँ से वो रिएक्शन स्टार्ट करेगा। तो फिर यहाँ पे क्या है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए टाइम कहाँ पे है, ROR का डेफिनेशन में डिनोमिनेटर में है। तो इसीलिए क्या होगा, ROR इसका कम होगा, इसका स्लो होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं गाइज, ये मान के चलो ये कोवैलेंट जो कंपाउंड है, इस केस में जो ROR है वो किस पे डिपेंड करता है, कोवैलेंट कंपाउंड के केस में वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड
स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। इसके केस में, कोवैलेंट कंपाउंड के केस में, जैसे NO गैस प्लस O2, यहाँ पे क्या बनेगा NO2। अब यहाँ पे CO प्लस O2, यहाँ पे क्या बना CO2। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे मान के चलो, आप यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे भी 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, तो आई थिंक जो स्टोइकोमेट्रिक का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे बैलेंस है। क्लियर है। तो अब देखो, दोनों जो रिएक्शन है देखने में तो इक्विवेलेंट लग रहा है कि भाई सेम है, बट ये क्या होगा, ये फास्ट होगा और ये क्या होगा, ये स्लो होगा। क्लियर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो नाइट्रोजन है यहाँ पे क्या है, ऑड जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से इसका रिएक्टिविटी डिफरेंट होगा और इसका रिएक्टिविटी डिफरेंट होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मीन्स किस तरह का बॉन्ड है, बॉन्ड का क्या स्ट्रेंथ है, तो कोवैलेंट बॉन्ड के केस में भी क्या होंगे, वहाँ भी हम इसको अलग अलग सेग्रीगेट कर सकते हैं कि दिस वन इज़ द फास्ट रिएक्शन एंड दिस वन इज़ द स्लो रिएक्शन। क्लियर है। तो आई थिंक ये आपको थर्ड पॉइंट क्लियर होंगे एंड देन विल गो फॉर द फोर्थ पॉइंट। लेट्स सी फोर्थ पॉइंट। Fourth point is surface area of solid reactants. Means in case of heterogeneous reaction, मीन्स क्या है कि भाई जो रिएक्टेंट हैं उनका जो फेज होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे एक रिएक्टेंट मेरा गैस है, एक रिएक्टेंट या लिक्विड है और एक रिएक्टेंट सॉलिड है। तो इस केस में क्या होता है गाइस, इस केस में अगर हम सरफेस एरिया, जैसे ये मान के लो ए है, इसका अभी जो ग्रैनुल्स का साइज है बड़ा है फॉर एग्जांपल, और ए एक है, और इसमें जो ए अगर सॉलिड है तो इसका जो साइजेज है वो बहुत छोटा छोटा है, लाइक दैट, मीन पाउडर फॉल लाइक दैट। तो इनका जो रिएक्शन होगा, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें, आर फास्ट होगा। क्लियर है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। क्लियर है। अब इसका हम बेस्ट एग्जांपल कहाँ से लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, दैट इज द वुड्स रिएक्शन। क्लियर है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जो सोडियम मेटल होता है उसको जो एल्काइल हैलाइड होता है उससे जब रिएक्शन कराया जाता है गाइस, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अगर हम जो सोडियम मेटल है अगर उसका लार्ज ग्रैनुलर्स होते हैं तो वहाँ पे रिएक्शन स्लो होता है, और जब उसी सोडियम मेटल का जब हम पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं, बहुत ही फाइन साइज में यूज करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन वेरी फास्ट होता है। क्लियर है। तो वुड्स रिएक्शन जो क्या होता है, ये है एल्काइल है दिस वन, एंड यहाँ पे 2Na प्लस अगेन RX। अब यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से RR एंड प्लस 2NaX लाइक दैट। ठीक है। तो इस तरह का दिस इज द वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में अगर यहाँ पे गाइज ये जो R है, इफ साइज ऑफ Na मेटल is large, then and if size of Na metal is very slow, very fine, means powder form। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आर होगा, रिएक्शन तो होगा बट आर क्या होगा, स्लो होगा, एंड यहाँ पे आर हाई होगा या फास्ट होगा। क्लियर है।
तो क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? तो दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट्स, जिसका भी अफेक्ट है किस पे? ROR पे। तो नाउ चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 5th पॉइंट है, दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ कैटलिस्ट। फिफ्थ नंबर, इन्फ्लुएंस ऑफ कैटालिस्ट। मतलब ये क्या है? कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है गाइस जो इटसेल्फ डोंट टेक पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, but increase or decreases rate of reaction by affecting activation energy of reaction। तो गाइज यहाँ पे एक न्यू टर्मिनोलॉजी है एक्टिवेशन एनर्जी, तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो इसको हम लोग बाय ग्राफ इसको समझते हैं। ये देखो, ये अगर एनर्जी है और ये प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन है, मान के चलो यहाँ से ये है, फिर पहले इतना ये क्या था? ये दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर प्रोसीडिंग द रिएक्शन है। यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे मान के लो ये रिएक्टेंट है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने कैटलिस्ट यूज किया तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया? ये इस तरह से कम हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कितना है? ये है। तो यहाँ पे क्या किया? तो विदाउट कैटलिस्ट एंड दिस वन इज द विथ कैटलिस्ट। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल्स लेटर ऑन। ओके, सो यहाँ पे देखो, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो एक रिएक्शन के लिए एक जो मिनिमम जो एनर्जी था वो रिक्वायर्ड होता है, देन आफ्टर दैट रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो इस जो कैटलिस्ट है वो उसने क्या किया? कैटलिस्ट ने इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। जो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी था फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, उसको इसने क्या किया? कम कर दिया। इसीलिए इसका जो रिएक्शन है या जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा? फास्ट होगा। क्लियर है? इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे जो फ्यूल है, कंबसन रिएक्शन, जैसे हम लोग कार यूज करते हैं, तो कार में क्या है? हम यूज करते हैं पेट्रोल है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि भाई चलो फ्यूल में हम C3H8 प्लस इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसको बर्न करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनता है हमें CO2 प्लस H2O। क्लियर? लिख लो 5, यहाँ पे कर दो 3 एंड यहाँ पे कर दो 4। तो स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट जो है अब वो बैलेंस्ड है। तो ये तो है, लेकिन अगर किसी भी तरह अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ गाइस, तो इसका जो इंटरनल मैकेनिज्म है, इसके अंदर पहले क्या बन रहा है? ये तो एक ओवरऑल रिएक्शन लिखा हुआ है, बट इसके अंदर क्या बन रहा है? इसके अंदर पहले CO बन रहा है, जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। उसके कंपेरिजन में जो CO2 वो भी हार्मफुल है, बट उसके CO के कंपेरिजन में लेस हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट है या ह्यूमन हेल्थ है। क्लियर है? तो इसी केस में आप देखोगे कि वहाँ पे जो कार होते हैं उसमें क्या लगा होता है भाई? कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है।
कन्वर्टर लगा होता है, क्लियर है, जिसमें हम लोग बेसिकली प्लेटिनम का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको साइलेंसर भी बोल सकते हो, या इसीलिए बहुत सारे जो बड़े बड़े जो व्हीकल्स होते हैं, महंगे महंगे जो व्हीकल्स होते हैं, उनका साइलेंसर भी चोरी होता है, क्योंकि प्लेटिनम जो है कैटलिस्ट बहुत ही महंगा होता है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, तो ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो इसका इंटरनल जो मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे क्या है, पहले CO बना, तो CO से जो CO2 कन्वर्ट हो रहा है गाइस, ये विदाउट कैटलिस्ट क्या है, ये स्लो है। पर जैसे ही हम लोग कैटालिटिक कन्वर्टर से पास करते हैं किसको, CO को, तो बहुत जल्दी क्या होता है, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो कैटालिटिक इफेक्ट है इन अ केमिकल रिएक्शन, तो क्या करता है, वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। जैसे पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो इंक्रीज करता है और निगेटिव कैटलिस्ट उसको डिक्रीज करता है। मीन्स हमको ये एक केमिकल रिएक्शन, उसमें एक ऐसा मटेरियल डाल दिया जो रिएक्शन को ही स्लो कर दिया, क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो 5 फैक्टर्स थे वो किस तरह से ROR को, रेट ऑफ रिएक्शन को ये अफेक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा, तो नाउ समझ में आया होगा। तो गाइस इन नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे रेट लॉ, और देन वहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है तरह से। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो अब बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।